गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में हमारे देखा होगा, सचिन सर ने आपको बताया था कि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 90 डेज का, जो कि फोकस हमारा जिस पे रहेगा वो है हमारा प्रीलिम्स के लिए। लास्ट 10 से 12 सालों में आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, स्पेशली जब से सीसेट आया है 2011 के बाद से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजंस आपको भी पता है, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, खुद भी एनालिसिस करते हैं कि रीजन क्या है। सबसे बड़ी हर्डल जो आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो आता ही प्रीलिम्स टेस्ट में, जिसको हम पीटी बोलते हैं। क्योंकि जहां 10 साल पहले 15 साल पहले 45-55 का रेशियो होता था, वो अब 85 और 15% रह गया है। तो जब हिंदी मीडियम का बच्चा पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो वो मेंस क्या लिखेगा और इंटरव्यू तक क्या पहुंचेगा। 15% यहां पहुंच रहे हैं तो मुश्किल से 5% पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने जो 90 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमारा ये है फोकस उस पर कि जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार यूपीएससी पूछता जा रहा है, हर साल पूछता है या 1-2 साल के अंतराल के बाद पूछता है, हम उन टॉपिक्स पर फोकस करें। मेरा नाम सिकंदर राणा है, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आज। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे लेक्चर्स रहेंगे उन लेक्चर्स में मैं आपको उन मुद्दों के सारे क्वेश्चंस, सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इतिहास से। जैसा कि आपको पता है, इतिहास 3 भागों में डिवाइडेड है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, और इसी में एक हमारा पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर वाला। 2011 से 2021 तक के अगर हम पीटी के सवाल देखते हैं तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो यानी इस लिहाज से अगर हम देखें तो इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा पीटी क्वालिफाई नहीं हो सकता, 1 से लाख तक भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपका। तो 12 से 13 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 13% एटलीस्ट हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतिहास में से आ रहे हैं। उस जो 13% क्वेश्चन है उसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं आधुनिक भारत में से और आर्ट एंड कल्चर में से आ रहे हैं आपके। मध्यकालीन भारत में से पिछले साल अगर आप सवाल देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जो कि कभी कभार यूपीएससी थोड़ा पैटर्न बदल देता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में से सवाल कम पूछे जाते हैं अगर हम आधुनिक भारत के कंपेयर करते हैं उससे। तो आधुनिक भारत और आर्ट एंड कल्चर से सवाल ज्यादा आते हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 21 क्वेश्चन, यानी कि 21% जो आया है वेटेज वो हमारा इतिहास का आया है। ठीक है, 21% वेटेज हमारा इतिहास का आया है। ठीक है, बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं? सबसे बड़ी गलती उनकी प्रिपरेशन में ये रहती है कि वो फोकस करते हैं नोट्स के ऊपर ज्यादा। नोट्स के ऊपर फोकस ना करने की बजाय अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कि यूपीएससी ये नहीं चाह रहा है कि आप सारी किताबें पढ़ें, आपको इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। बस हमारा काम यही है कि हम उन मुद्दों पे बात करें जिनसे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। भाई आपको बड़ा टीचर थोड़ा ना बनना है, आपको बड़ा प्रोफेसर थोड़ा ना बनना है। आपको करना है कि इतनी मेरी मेहनत इतनी हो कि मेरा पीटी क्वालिफाई हो, मैं मेंस लिख को इंटरव्यू दूं और सिलेक्शन हो जाए मेरा। फालतू की किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे शायद वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, जो यूपीएससी वाले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके बैकग्राउंड में होती है कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होती है। लेकिन एनसीईआरटी 6 क्लास से जो आपको पढ़ाया जाता है, तो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी होती है
वो तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। आप पीजी हैं, यूजी हैं, आपने ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ, तो 6 से लेकर 12 तक जो बताते हैं तो ये बेसिक बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की। मार्केट में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। और आज की तारीख में अगर कोई ये कहता है कि सर हिंदी में कंटेंट कम है, तो ये एकदम गलत बात है। आपको नेट पे भी मिलता है, सारी बुक्स मिलती हैं। जो इंग्लिश में किताबें आ रही हैं वो आपको सब हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। वो आपकी सब हिंदी में भी अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बात कहना गलत रहेगा कि सर किताबें नहीं मिलती, सर नोट्स नहीं मिलते। अब रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं वो मोस्टली सब एक जैसे होते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये उस कोचिंग का नोट्स है या इस कोचिंग का नोट्स है। तो कोचिंग के नोट्स के बजाय अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपने प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा की जो क्लास 11 की किताब है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो मेरा दावा है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, उसके हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज होती है, अगर आपने उसको किया है तो मेरा यह दावा है कि जितने भी बेसिक्स हैं, आपको एक पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपका, कि प्राचीन भारत एक्चुअल में था क्या, किस तरीके से शुरुआत हुई और वहां से हम मध्यकालीन भारत तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये एक छोटी सी किताब है, 100-150 पेज की किताब है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ी है, पढ़ने का मतलब कनेक्टिविटी करके, समझ के चीजों को, कि ये जब चीज यहां पे थी तो इसके बाद जो बदलाव आए, उन बदलाव के बारे में हमें पता रहना चाहिए। कि अगर मौर्य के टाइम पे जो चीजें थी, मौर्यास के टाइम पे जो चीजें थी, और उसके बाद गुप्ता पीरियड में जो चीजें आई, तो मौर्य के टाइम से लेके गुप्ता के पीरियड के टाइम में जो ये अंतराल है, इसमें क्या क्या चीजें बदली, इतिहास में क्या क्या चीजें बदली, पॉलिटिकल में क्या चेंज आया, सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, हमारे समाज में क्या चेंज आया, औरतों की स्थिति में क्या चेंज आया, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या चेंज आया। तो ये सारी चीजें हमें आराम से पता लग जाती हैं अगर हम एक एनसीईआरटी किताब ही पढ़ते हैं केवल। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गाइड लें या बड़ी किताब लें, ये एक पतली सी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा, एक आपका बेस तैयार हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। तो इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। अगर आपने ये किताबें पढ़ी हैं, स्टडी किया है, तो आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज इन्हीं किताबों में से आ रही है, कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि इतिहास अपने आप में इतना बड़ा है कि कितना भी पढ़ लें वो कम रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने एक इतिहास की किताब पढ़ ली, उसके बाद आपने कहा कि सर कंप्लीट हो गया। नहीं, कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे उन लोगों ने लिखी हुई हैं किताबें, तो उन किताबों के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाया गया है। यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन किया है कि हम पूछेंगे आपसे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो आता है आपका प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास 3 भागों में विभाजित है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी आपने देखा होगा कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप हर साल देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ना एक सवाल आता ही आता है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप नहीं छोड़ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, एक सवाल आना ही आना है। आर्ट एंड कल्चर का जो है हमारा सारा सेक्शन वो एंशिएंट से ही शुरू होकर मॉडर्न टाइम्स तक जाता है, तो वो जो पोर्शन है वो भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है सारा। तो सबसे पहले आ गया आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, आ गया आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म आ गया। इन पे सवाल यूपीएससी हर साल पूछ रहा है आपसे, हर साल नहीं भी पूछता तो एक साल छोड़ के सवाल पूछ रहा है। और कुछ जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आता है, आपने देखा होगा, तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन उसको रिलेट करके वो हिस्ट्री में क्वेश्चन डाल रहा है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे तब, या वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उस करंट अफेयर्स को हिस्ट्री से रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, उन दोनों को जोड़ पा रहे हैं कि जो चीज आज हो रही है उसका जो चीज पहले घटित हो चुकी है उससे किस तरीके से संबंध है। जब तक वो संबंध आप स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने किस तरीके चीजों को समझा है, किस तरीके से आपने सिलेबस को देखा और आपने पढ़ाई की है। इसमें हो गया आपका मौर्य हो गया, अशोका एम्पायर हो गया, इन पे सवाल यूपीएससी पूछता है। अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हो गई, पिलर एडिक्ट्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इनके ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं एनसीईआरटी के जो
प्राचीन भारत के, जिन पर आपको अच्छी पकड़ बनानी ही बनानी पड़ेगी, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो, क्योंकि जहां से सवाल आ रहा है अगर हम उस सेक्शन को छोड़ेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमारा पीटी नहीं निकलेगा जो सबसे पहली स्टेज है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की ही बात करें तो कम से कम 2 या 3 सवाल तो आते ही आते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ देता हूं, प्राचीन भारत के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता हूं, तो 3 सवाल का मतलब है, क्योंकि 0.01% से भी आपका पीटी रह जाता है। तो हमें उस पर काम करना है कि जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि उन टॉपिक्स पे ज्यादा आपको बताया जाए, जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे यूपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल पता लगता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरह के पूछते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमको उस तरीके से ही पढ़ाई करनी है कि जब हमने टॉपिक कंप्लीट किया तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्या मैं उस कंडीशन में हूं कि वो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इसी टॉपिक पे पिछले कई सालों में, मुझे वो समझ में आ रहा है, उसका आंसर ये ही क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्या मैं ये समझ पा रहा हूं। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई है तो इसका मतलब मेरा पढ़ाई का जो स्तर है वो यूपीएससी के लेवल से मैच करने लगा है। और हमारा टारगेट यही है कि जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट जा रहा है नीचे, जो ग्राफ नीचे जा रहा है, कि वो धीरे धीरे बढ़े, जिस लेवल वो पहले था उसी लेवल पे पहुंचाने की हमारी कोशिश है। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम ज्यादा ज्यादा मेहनत करें आपके साथ, कि जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। लेकिन सबसे पहले ये आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को समझें और उस चीज को अमल में लाएं, और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे पूरा फोकस करते हुए आप उसको स्टडी करें। प्राचीन भारत में अब आपने देखा होगा भाई, जैनिज्म बुद्धिज्म से सवाल आते ही आते हैं, हमको वो भी पढ़ना है सारा। मौर्यास के ऊपर सवाल आता है, गुप्ता पीरियड है वो सवाल आते हैं उसके ऊपर, संगम एज है सवाल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इसी में ही पूरा प्राचीन भारत भी कवर हो जाता है अगर आप देखते हैं। तो संगम एज वाला जो हो गया आपका, मौर्य हो गया, जो मौर्य के टाइम में जितने भी आर्ट एंड कल्चर था उसका रिलेशन अगर आप जोड़ें तो आर्ट एंड कल्चर में उससे क्वेश्चन आ गए सारे के सारे। आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन करंट से भी उठा के पूछ लिए। अगर आप देखते हैं कि कोई नई खोज हुई कि गुप्ता काल के हमें कुछ अवशेष मिले या उस कोई कला की खोज हुई, तो वो हमने उससे रिलेट कर दिया कि वो क्वेश्चन हुआ करंट का, लेकिन वो उसको आप हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं। तो बच्चे जहां करंट अफेयर्स के लिए इतना परेशान रहते हैं, लेकिन पढ़ना है रिलेट करके चीजों को। तो इतिहास है, प्राचीन भारत हो गया। उसके बाद आपका आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कुछ सालों तक अगर आप देखेंगे तो कई 2-3 साल बीच में गैप ऐसा आया कि जिसमें आपका एक भी सवाल मध्यकालीन भारत से नहीं पूछा गया। लेकिन यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इस साल उसने 0 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है अगले साल 5 सवाल पूछ दे। तो 5 सवाल का मतलब है इन एंड आउट का मैटर हो जाता है। तो मेडाइवल हिस्ट्री भी हमको नहीं छोड़नी है, मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़नी है। मेडाइवल हिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा जो पीरियड चलता है आपका 700 से लेकर 1200 AD तक का, जो हम प्री मेडाइवल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड आता है, कभी कभार सवाल उसमें से ही पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर सवाल आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर 1-2 बार सवाल, इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। फिर आपका मुगल्स आ गए, मुगल्स के ऊपर सवाल आता ही आता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मुगल्स, क्योंकि मुगल के आने के बाद जो आर्ट एंड कल्चर का फ्लरिश हुआ, जितने आपने देखे हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। फिर आपका साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे विजयनगर आपका बहमनी किंगडम आ गया, और इसमें ही एक टॉपिक आता है आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति सूफी मूवमेंट से अक्सर सवाल यूपीएससी पूछता है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। आपने उठाया किसी के बारे में है, 4 स्टेटमेंट दे दिए कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया कि फला फला थे, किस किस के पीरियड में थे। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो मेडाइवल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि भाई मेडाइवल हिस्ट्री को छोड़ दें सर, कि क्या पता आप जिस साल पेपर देने जाएं उस साल मेडाइवल हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा सवाल है। 2021 में आपने देखा होगा 5-6 क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री से ही पूछे हैं। लास्ट आपका टॉपिक आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत, जिससे यूपीएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है पिछले कई सालों से। सेक्शन भी बड़ा है, इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता हो क्योंकि आप वो चीजें रिलेट कर पा रहे हो। प्राचीन और मध्यकालीन के कंपैरिजन में अगर हम उनको आमने सामने रखें तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि हमारे पास फैक्ट ज़्यादा हैं, बुक्स ज़्यादा हैं, नेट पे चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, खोज ज़्यादा हो गई क्योंकि वो सब सामने फोटोग्राफिक फॉर्म में है, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ हैं, कलर फोटोज़ हैं, हर चीज़ आपको दिखती है, जो दिखता है आपको जो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है।
मॉडर्न इंडिया हो गया। मॉडर्न इंडिया में कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक आपका गांधीयन एरा हो गया। गांधी एरा में आपका सब कुछ कवर हो जाता है अगर आप 1917 से लेकर 1947 के बीच में देखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है, 2 भी पूछ लेता है, 3 भी पूछ लेता है, क्योंकि गांधी एरा बहुत बड़ा है। 1917 से लेकर 1947 यानी 30 सालों का जो पीरियड है वो गांधीयन एरा के नाम से फेमस। जब से वो आए चंपारण सत्याग्रह से लेकर आज़ादी पाने तक महात्मा गांधी का जो रोल है उसको हम नकार नहीं सकते। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, इन पे सवाल यूपीएससी अक्सर पूछता है, हर दूसरे साल सवाल आता है इन पर। उनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने उस आंदोलन के समय क्या क्या कार्य किए उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। जो कमेटीज़ आई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई आपकी 1, 2, 3 जो लंदन में हुई, उस पर सवाल यूपीएससी पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा उनकी, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में क्या क्या हुआ, ये पहले से भिन्न क्यों थी, इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ और इंडियन को क्या फायदा हुआ, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, बी आर अम्बेडकर का क्या रोल रहा। बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग बॉडी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, चेयरमैन बने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। तो ये सारा पीरियड जो गांधीयन एरा वाला है इसमें कवर हो जाता है। जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, इन पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ब्रिटिश की बहुत सारी पॉलिसी, प्रेस पॉलिसीज हैं, उनके कई सारे कमिटमेंट्स रहे, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, फेमाइन कमीशंस हो गया, एजुकेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग हो गया, जहाँ से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जब हमारा 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तब से लेके अब तक जितनी भी चार्टर एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, उन सबसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी किया है, तो आपने देखा होगा तो 1909 ऑन डे मिनरल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनसे अक्सर सवाल यूपीएससी पूछता है। अगर आपको पता है कि यूपीएससी इससे सवाल पूछ रहा है तो हमारा काम सबसे पहले यही है ना कि इन दोनों टॉपिक्स को कवर करें, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या चीजें ऐड हुई पिछले रिफॉर्म के बाद से। इस वाले में क्या ऐड हुई, 1935 को आपने देखा होगा, बेस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो मोस्टली इसी पे बेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट 70% आप देखेंगे वो यही है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। सवाल आता ही आता है ना इस पे, तो जब सवाल आता है तो पढ़ना पड़ेगा। ये हो गए आपके। कभी कभी गवर्नर जनरल्स, रॉबर्ट क्लाइव से लेके सी राजगोपालाचारी आखिर तक, जो इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल बने, उनके ऊपर कभी कभी सवाल पूछ लेता है यूपीएससी कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसीज थी वो क्या थी। तो जो इनकी पॉलिसीज थी वो सबकी अलग अलग पॉलिसीज थी, तो इनके टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस आए, कौन इंडिया के फेवर में था, कौन इंडिया के अगेंस्ट में था, इनके ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता है। गवर्नर जनरल्स हो गया आपका, गांधीयन एरा मैंने आपको बताया है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है। तो 2-3 सवाल इसमें से आ जाता है क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1773 से लेकर 1949 तक, इस पे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है क्वेश्चन। पॉलिटी में भी आ जाए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर ही ये है, तो इस पे से क्वेश्चन पॉलिटी में भी पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी पूछा। तो यानी ये जो पहला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना ही करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो दिखाऊं और समझाऊं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया किस तरीके से पूछा गया है। कि क्योंकि रटने से इतिहास कभी नहीं है, रटने से केवल आप जो इतिहास की तारीखें हैं उनको याद कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी बन सकती है कि इस इवेंट के बाद ये हुआ, इस इवेंट के बाद ये हुआ, ये घटनाएं हुई, ये घटनाएं हुई। लेकिन खाली क्रोनोलॉजी याद करने से इतिहास कंप्लीट नहीं होता। जब तक हम उन घटनाओं को आपस में रिलेट नहीं करेंगे कि इसके बाद ये घटना हुई तो जो पहले घटना हुई थी उसका क्या प्रभाव है इस पे, क्या उसी की वजह से तो ये घटना नहीं घटी है। तो ये जब तक हम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक इतिहास को पढ़ना और इतिहास को समझना बेमानी है, कोई फायदा नहीं है अगर हम इतना पढ़ते हैं। हम आधुनिक भारत के ऊपर
जो जो मेन टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी हर साल सवाल पूछ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। और कुछ टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे जो यूपीएससी ने पूछे हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वो टॉपिक समझाया जाएगा। तो मॉडर्न आधुनिक भारत से हम कल से इसके जो हमारा 90 डेज का प्रोग्राम है इतिहास वाला और पूरा पीटी का जो हम कवर करना है, इसको हम कल से शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आधुनिक भारत से करेंगे। भारत से ही हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत से यूपीएससी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, चाहे वो पिछले 10-15 साल का अगर आपने ग्राफ देखा, सबसे ज़्यादा सवाल वहीं से आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उस सेक्शन को पहले कंप्लीट करा जाए जहाँ से ज़्यादा सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। इसलिए प्राचीन इतिहास ना लेके पहले हम आधुनिक भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक भारत के क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।